तो आज के इस वीडियो में मैं यू सीज़न 1 के बाकी के एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मतलब कि एपिसोड 6, 7, 8, 9 और 10 को। और शुरुआत के 5 एपिसोड्स को मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो पहले उसे जाकर देख ले, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें, नहीं तो इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। खैर, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो अब इसके बाद देखते हैं कि 3 दिन हो चुके हैं। जो ने अब तक बेक की शक्ल नहीं देखी और वो सोचने लगता है कि क्या अब वो पकड़ा जाएगा। वो बेक से मिलने के लिए जाता है और बेक जो का चेहरा देखकर बहुत बुरा फील करती है, क्योंकि वो पहले चाहती थी कि जो अपने पड़ोसी के मसले को सुलझाए, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि मामले में घुसना शायद सही नहीं है। फिर वो उसे कहती है जाकर हाथ पैर धो लो, क्योंकि पीच को एलर्जी है। पीच जो को देखकर कहने लगती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ। जो घबराने लगता है कि अब उसका खेल खत्म। पीच उसे कहती है कि वो तुम ही थे, तुमने ही मुझे सावधान किया था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। जो राहत की सांस लेता है। अनिका कहती है कि अक्सर ऐसा ही होता है कि कोई उस इंसान का कोई करीबी ही उसे स्टॉक करता है। बेक किचन में चली जाती है पीच के लिए चाय बनाने। जो उसे पूछता है कि आखिर तुम्हारी दोस्त यहाँ कब तक रहेगी। बेक कहती है मुझे नहीं पता, अब इस हालत में मैं उसे जाने तो नहीं बोल सकती। पीच को अब अपने घर में ही डर लगता है, और वो जो से कहती है कि ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं और तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। पीच फिर से दोनों के बीच आ जाती है और बहाना मारने लगती है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, किसी लड़के को बीच में देखना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो शायद जो को यहाँ से जाना चाहिए। बेक मना भी नहीं कर सकती, इसीलिए जो को जाना पड़ता है। लेकिन उसे पीच के बैग में से पेरिस जाने का 2 टिकट मिलता है, उसके और बेक का। जो घबराने लगता है और समझ जाता है कि पीच बेक को अपना बनाना चाहती है, और उसे लगता है कि अब उसके और पीच के बीच में जंग शुरू हो चुकी है। उसे अपार्टमेंट के बाहर में पाको मिलता है और वो उसे गले लगाता है, कहता है सॉरी जो कुछ भी हुआ। आखिर में हम पाको की माँ क्लॉडिया को देखते हैं, और वो भी जो को ब्राउनी देती है और कहती है हमारी मदद के लिए थैंक यू। मैं कब से सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगर तुम रॉन पर केस करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। क्लॉडिया आगे कहती है कि तुम्हारे साथ उसने जो कुछ भी किया उसके बाद रॉन बदल गया है। जो कहता है इंसान कभी नहीं बदलते, और मैं उसके ऊपर वैसे भी कोई चार्जेस नहीं लगाने वाला। कुछ समय के बाद बेक बुक स्टोर पहुंचती है और जो को बताती है कि वो पीच के साथ बाहर जा रही है। असल में पीच अपने घर जाना चाहती है ग्रिनिच में, और वहीं वो सेफ फील करती है। जो उसे समझाता है कि तुम अपने फ्यूचर को खतरे में डाल रही हो उस लड़की के लिए जिसके नखरे कभी खत्म ही नहीं होते। वो तुम्हारा फायदा उठा रही है। बेक को बुरा लगता है और पूछती है तुम आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हो। जो उसे बहुत समझाता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा वो तुम्हारे साथ क्या करने की कोशिश कर रही है, तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा ताकि वो तुम्हें कंट्रोल ना कर पाए। उस दिन पीच ने कोई ड्रग्स नहीं लिया था, वो बस एक नाटक था। बेक को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पीच है तो उसकी दोस्त। जो उसे कहता है कि तुम्हारी दोस्त तुमसे प्यार करती है। ये सुनकर बेक वहां से चली जाती है। इसके बाद जो तुरंत ग्रीनविच में रहने वाले पीच के परिवार का पता लगाता है। देखता है कि वो जगह बस यहाँ से 1 घंटे दूर है, क्योंकि उस जगह वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कैंडिस के साथ घूमने के लिए जाता था। वो तुरंत उस जगह के लिए निकलता है, क्योंकि वो बेक को खो नहीं सकता। लेकिन अंधेरे में एक हिरन उसके गाड़ी के सामने आ जाती है और उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी हालत ऐसे ही खराब थी, अब तो और भी खराब हो गई है। अगले दिन उसे होश आता है तो वो अपने सामने कैंडिस को देखता है, जो सिर्फ एक भ्रम था। फिर वो किसी तरह वहां से निकलता है, और आखिर में पुलिस उसे देखकर रुकने को बोलते हैं, क्योंकि जो काफी समय से वहां पर गाड़ी रोककर खड़ा था। ऑफिसर निको उसे लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। जो कहता है चोरी हो गया। ऑफिसर पूछते हैं क्या तुम पिए हुए हो। ऑफिसर उसे बाहर आने को बोलते हैं और पूछते हैं तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। इधर पीच अपने घर आ जाती है और वो मन भर के खाना खाती है, और ये देखकर बेक कहती है कि तुम तो ये सब खाती नहीं हो। पीच बोलती है कि मैं हमेशा ये सब खाती थी। फिर वो मॉल जाने का प्लान करती है, पिज्जा खाने का और सिनेमा देखने का। बेक को ये सब काफी अजीब लगता है, क्योंकि पीच को इन सब में इंटरेस्ट है नहीं, और वो कहती है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ और मैं नहीं जा सकती। इधर जो ऑफिसर को बताता है कि कुछ बच्चे थे जिन्होंने मुझे बहुत पीटा और मेरा सामान चुरा कर ले गए। ऑफिसर पूछता है क्या वो घड़ी लेना भूल गए। जो दिखाने की कोशिश करता है कि वो काफी अमीर खानदान से है, ये सोच करके कि ऑफिसर उसे छोड़ देगा, उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाएगा। ऑफिसर ऐसा ही करता है। वो जो को घर जाने को बोलता है। आखिर में जो पीच के घर पहुंचता है और वो चोरी चोरी घर के अंदर घुस जाता है अपनी राजकुमारी को चुड़ैल से बचाने के लिए। फिर वो वॉशरूम में जाता है और अपने चोट को स्टिच करने का सोचता है, लेकिन तभी वहां पर वो कैंडिस को देखता है। दोनों मस्ती करने लगते हैं। फिर जब वो होश में आता है तो पीच और बेक
सिनेमा से वापस घर आ चुके थे और बेक को नहाने जाना था, तो पीच उसे कहती है मास्टर बेडरूम वाला वॉशरूम यूज करो। वो बाथरूम चली जाती है और टब में पानी भरने लगती है। पीच उसके लिए ड्रिंक लेकर आती है और जब वो निकलती है तो पीच चुपके से बाथरूम के अंदर झांकने लगती है और बेक को नहाते हुए देखती है, लेकिन उसे नहीं पता जो पीच को देख रहा था। फिर उसे भी सूसू लगने लगता है तो वहां से वो एक डब्बा लेकर उसमें सूसू कर देता है। पीच घर में कुछ आवाज सुनती है और यहाँ वहां देखने लगती है। आखिर में वो अपने बैग में से बंदूक निकालती है। ये देखकर जो को डर लगने लगता है क्योंकि ज्यादातर बंदूक से एक्सीडेंट्स घर पर ही होते हैं। बैग तैयार होकर नीचे आती है और वहाँ वो एक लड़के राज से मिलती है और जो ये देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर ये लड़का कौन है। फिर वो कैंडिस को अपने सामने देखने लगता है और होश में आने के बाद वो देखता है। बेक पूछती है कि आखिर राज यहाँ क्या कर रहा है, मुझे लगा कि तुम्हें अपने आमने सामने कोई लड़का नहीं चाहिए। पीच कहती है कि अब मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगने लगा है, मैं समझती हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा हो। और वो उसे समझाती है कि तुम बहुत अच्छी राइटर बनोगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अच्छे एक्सपीरियंसेस की जरूरत है, इसलिए हम और तुम पेरिस जा रहे हैं। बेक कहीं ना कहीं खुश होती है और वो जाने के लिए मान जाती है। उसके बाद अंदर जाकर वो दोनों और राज ड्रिंक करते हैं और बहुत नशा भी करते हैं। राज बेक से पूछता है कि आखिर वो आजकल कर क्या रही है। बेक कहती है कि वो लिखती है, लेकिन फिलहाल उसे पता नहीं कि उसे करना क्या है। फिर जैसे ही बेक नशे में बहुत ज्यादा बेहोशी जैसा महसूस करती है तो पीच उसके करीब आने लगती है। इधर जो पीच के कमरे की तलाशी लेता है, लेकिन तभी उसे कमरे में वो तीनों पहुंच जाते हैं और बिस्तर पर लेट कर मजे करने लगते हैं। जो बेड के नीचे छुप गया था और उसे हर जगह कैंडिस नजर आ रही थी। पीच बेक को किस करने लगती है, लेकिन बेक खुद को कंट्रोल करती है और कहती है हम लोगों ने तो मसाज की बात की थी। कमरे से निकलकर वो जो को मैसेज करती है और वो भी उसे चैटिंग करने लगता है। बेक बताती है कि मुझे पेरिस नहीं जाना। पीच और राज मजे कर रहे होते हैं और पीच बेड के नीचे रखे एक बॉक्स में से सेक्स टॉय निकाल लेती है और भी मजे करने लगती है। उनकी आवाज सुनकर जो भी एक्साइटेड फील कर रहा था। अब सुबह हो जाती है और तभी पीच देखती है कि बेक पैकिंग कर रही थी और वो वापस जाना चाहती है। वो पीच से कह देती है कि वो पेरिस नहीं जाना चाहती, वो न्यूयॉर्क में ही ठीक है। बोलती है कि मेरी रिलेशनशिप अभी अभी स्टार्ट हुई है, मेरा कॉलेज वहीं है। पीच उसे कहती है कि उस लूजर को छोड़ क्यों नहीं देती। बेक को बुरा लगता है। पीच बोलती है मैं सच ही तो बोल रही हूँ। बेक पूछती है कि अगर सच की बात कर रही हो तो ये बताओ कि तुमने मुझे कल किस क्यों किया। पीच हंस के बोलती है कि हम तीनों नशे में थे और तुम इतना ड्रामा क्यों कर रही हो। इसके बाद दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है और बेक उसे कहती है कि तुम्हारे बारे में जो ने मुझसे जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा था। पीच भी उसकी बेइज्जती करती है और गुस्से में बेक वहां से चली जाती है। ये देखकर जो काफी खुश था और सोचता है कि इस लड़की ने तो मेरा दिल जीत लिया। फिर वो अपने सामने कैंडिस को देखता है और दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है, जिस वजह से वो लोग अलग हुए थे। जो जब होश में आता है तो उसके हाथ में बंदूक था और पीच पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देती है। पीच बंदूक लेकर उसे कहती है कि तुम मेरे घर में घुस आए, गोली भी चल जाएगी तो मुझे कुछ नहीं होगा। तब जाकर पीच को समझ आता है कि जो उसे शुरू से स्टॉक कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि जो था। फिर वो देखती है कि जो बेंजामिन की घड़ी पहना हुआ था, जिससे वो हैरान हो जाती है और गुस्से में पूछती है कि आखिर तुम बेंजामिन की घड़ी क्यों पहने हुए हो। जो उसे बताता है कि उसने सब कुछ देख लिया। उसके लैपटॉप में क्या था, बेक की गंदी गंदी फोटोज। मैंने सब कुछ कॉपी कर लिया है, लेकिन तुम्हें बताना होगा कि आखिर वो फोटोज तुम्हारे लैपटॉप में क्यों है, इसीलिए ज्यादा मत सोचो। बंदूक नीचे रखो, हम लोग बात कर सकते हैं। तुम्हें पेरिस जाना है तो पेरिस जाओ, अपनी नई जिंदगी शुरू करो। फ्रेंच लड़की ढूंढ लो क्योंकि बेक तुमसे प्यार नहीं कर सकती। गुस्से में पीच गोली चला देती है। जो भाग निकलता है लेकिन वो उसके पैर में गोली मार देती है। जब उसके वो करीब जाती है तो वो बेहोश होने का नाटक करता है, लेकिन जैसी वो मुड़ती है जो उसका पैर पकड़ लेता है, जिससे वो गिर जाती है और जो बंदूक ले लेता है और वो पीच को गोली मार देता है। इसके बाद वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और वो लोग पीच के बॉडी को ले जाते हैं और हम उसी ऑफिसर निको को देखते हैं। घर के अंदर ऑफिसर्स चीजों को एविडेंस के तौर पे कलेक्ट करते हैं। जो वहां से भाग निकलता है और सोचता है कि उसके पास ऑप्शन ही क्या था। जो घायल होकर अपार्टमेंट आता है तो वो क्लॉडिया से मदद मांगता है क्योंकि उसके पैर में गोली लगी थी। क्लॉडिया जो नर्स है वो उसके पैर की मरहम पट्टी करती है और गोली निकालती है। पूछती है आखिर हुआ क्या था, लेकिन जो कुछ भी नहीं बताता। क्लॉडिया कहती है तुमने सही कहा था, इंसान कभी नहीं बदलते। रॉन पाको को अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। मेरे बेटे को असली बाप जैसा इंसान चाहिए, ना कि कोई बेवड़ा। जो को बेक का मैसेज आता है जिसे भी पता चल गया पीच मर चुकी है। अब एक हफ्ता गुजर जाता है। वो लोग पीच के फ्यूनरल से वापस लौटते हैं और जो बेक का ख्याल रखता है क्योंकि उसे फिलहाल इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। उसकी फ्रेंड मर जो गई है। जो जाने वाला था, बेक उसे रोकती है और उसे कहती है आज रात तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाते।
अब इसके बाद देखते हैं कुछ और दिन गुजर जाते हैं और अब बेक और जो की रिलेशनशिप ट्रैक पर आ जाती है। दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और जो एक थेरेपिस्ट के पास जाता है और उन्हीं को बताता है कि अब उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन कुछ हफ्ते के बाद कुछ तो हुआ। देखते हैं कि बेक जो के हाथ को दूर कर देती है जब वो उसे छूने की कोशिश करता है। तभी से दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आने लगे। डॉक्टर जो से कहते हैं कि तुम मुझे अपना दोस्त समझो और मुझे सब कुछ खुलकर बताओ शुरू से, जब तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हुआ करता था। एक दिन देखते हैं जब बेक अपने स्कूल के समय के दिनों को याद कर रही थी और बताती है कि जब स्टूडेंट्स कैंपिंग के लिए गए हुए थे तो वहाँ वो एक लड़के के साथ इंटीमेट हो गई थी। दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त बिता रहे थे। अब तो जो अपने बुरे आदतों को छोड़ चुका था, मतलब कि वो अब बेक के पुराने फोन को देखता भी नहीं क्योंकि वो अब बेक पर भरोसा करता था। फिर एक दिन बेक बताती है कि उसे योगा स्टूडियो से निकाल दिया गया और वो कोई दूसरा जॉब ढूंढ लेगी। जो उसे कहता है कि तुम मेरे बुक स्टोर में क्यों नहीं काम कर लेती, जब मन तब काम करना और अपने राइटिंग पर भी ध्यान देना। और बेक ऐसा ही करती है, वो भी बुक स्टोर में काम करना शुरू करती है और ईथन से कहती है उन दोनों की तस्वीर लेने, जिसके बाद वो फोटो को अपलोड कर देती है। फिर वो अचानक से पीच को याद करती है और कहती है कि मैं थेरेपी के लिए जाती हूँ। जो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे थेरेपी के बारे में नहीं पता था। बेक बताती है कि मैं 1 साल पहले भी जाया करती थी और डॉक्टर निकी ने मेरी बहुत मदद की और इसीलिए जो डॉक्टर निकी से थेरेपी लेने के लिए गया है और उसे कोई थेरेपी की जरूरत नहीं, शायद उसका कोई और ही मकसद है। और वो डॉक्टर निकी को अपना नाम भी गलत बताता है और उसे पूरी झूठी कहानी बताता है। उसने कहा है कि उसका नाम जो नहीं, उसका नाम पॉल है। जो सोचता है कि जैसे उसने बेंजामिन और पीच को रास्ते से हटाया, बिल्कुल उसी तरह उसे डॉक्टर को भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। अगले दिन देखते हैं कि जब बेक काम कर रही होती है तो वो लापरवाही के वजह से बुक्स को इधर उधर शेल्फ में रखने लगती है। जो को लगता है कि शायद बेक अभी भी दुखी है, उसे गलती हो ही सकती है। ईथन जो को कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं आता, वो हमेशा लेट आती है, रजिस्टर खुला छोड़ देती है, बुक्स को अरेंज नहीं करना आता उसे। पता है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये समझ लो कि ये दुकान हमारी रोजी रोटी है। तभी जो को ऑफिसर निको का फोन आता है और उसने जो गाड़ी का नंबर नोट किया था इसीलिए वो फोन कर रहा था, मगर वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता और फोन काट देता है। फिर वो बेक से मिलता है और उसे पूछता है कि आज तुम फिर से लेट आई हो। वो कहती है हाँ बस लेट हो गई। देखा जाए तो जो उसका बॉस था, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को डांट कैसे सकता था। बेक कहने लगती है मुझे पीच को लेकर बहुत अजीब अजीब सपने आते हैं, उसका चेहरा मेरे सामने आता है। लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा, स्कूल में फेल हो रही हूँ और मैं ये जॉब भी नहीं कर पा रही और तुम्हें भी मैं अपसेट कर रही हूँ। एक दिन रॉन क्लॉडिया के घर पहुंच जाता है, लेकिन क्लॉडिया की दोस्त कैरन उसे जाने को बोलती है। फिर उसी दिन बेक जो को सरप्राइज देती है, वो नीचे वाले बेसमेंट को सजा देती है और वो जो के साथ कैंडल लाइट डिनर करती है। लेकिन वो फिर से पीच के बारे में बात करने लगती है, कहती है कि मैं धीरे धीरे उसके चेहरे को भूल रही हूँ और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और उसे अचानक उसकी फ्रेंड याद आ रही है क्योंकि बेक का जन्मदिन आ रहा है, दिसंबर 3 तारीख। जो को याद था। वो बताती है कि बर्थडे की प्लानिंग पीच करती थी। जो कहता है कि इस बार तुम्हारे बर्थडे की प्लानिंग मैं करूंगा, बताओ तुम्हें क्या करना है। लेकिन इस बार बेक को जन्मदिन मनाने का मन नहीं था। अगले दिन लिन कहती है मन नहीं है क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और वो तुम्हारा टेस्ट ले रही है। लड़कियां ऐसी ही करती हैं, वो बोलती कुछ है और उन्हें चाहिए कुछ और होता है। लिन कहती है कि उन्हें पार्टी करनी चाहिए और बोलती है कि सब अपना फेवरेट बुक कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम पहन कर आएंगे। थेरेपिस्ट से बात करते वक्त जो बताने लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे चीट कर रही थी, वो अपने थेरेपिस्ट को डेट कर रही थी। जो कैरन को पार्टी के बारे में बताता है, कहता है आने के लिए। बुक स्टोर में पार्टी हो रही होती है और सभी लोग कॉस्ट्यूम पहनकर आए होते हैं। सभी लोग बेक के आने का इंतजार कर रहे थे और कोई और आ रहा था और वो लोग छुप जाते हैं, मगर ये तो ब्लाइथ होती है। बहुत लेट हो रहा था तो जो बेक को मैसेज करता है, मगर वो कुछ लिख तो रही थी, फिर वो रिप्लाई नहीं करती। ईथन ब्लाइथ को देखे ही जा रहा था। फिर वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं और अपने अपने कॉस्ट्यूम के बारे में डिस्कस करते हैं। जो लिन से जाकर पूछता है कि आखिर बेक कहाँ रह गई और वो गुस्सा होने लगता है। कहता है कि मैं उसके लिए कितना कुछ करता हूँ, उसे मैंने जॉब दिया, लेकिन वो कितनी सेल्फिश है, वो आई भी नहीं। लेकिन बेक उसके पीछे ही थी और वो सब कुछ सुन लेती है और नाराज हो जाती है। वो जो पर चिल्लाती है, मैंने कहा था ना कि कुछ भी बड़ा मत करना, मैंने अभी अभी अपने दोस्त को खोया है और इस हालत में मैं पार्टी तो नहीं कर सकती। जो कहता है कि तुम बहुत कंफ्यूजिंग हो, वैसे तुम इतनी देर तक कहाँ थी। बेक कहती है मेरा थेरेपी सेशन काफी लंबा चला। जो उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे सच बता सकती हो, जो कुछ भी है, अगर नहीं बता सकती तो अपना फोन मुझे दे दो। वो अपना फोन निकाल कर सामने रखती है और कहती है कि अगर तुमने मेरा फोन देखा मतलब हम दोनों के बीच में ट्रस्ट नहीं है, और अगर ट्रस्ट नहीं
तो हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं। अब जो क्या ही बोलता और बेक गुस्से में वहां से चली जाती है। इधर थेरेपी सेशन के दौरान जो एक चाकू अपने शर्ट के अंदर छुपा लेता है और डॉक्टर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड अपने थेरेपिस्ट के वजह से तुम्हें धोखा दे रही है। जो कहता है एक्सपीरियंस। फिर देखते हैं कि एक दिन डोनट लेकर बेक जो से माफी मांगने के लिए आ गई थी। डॉक्टर पूछते हैं मतलब तुम दोनों फिर से एक हो गए। जो कहता है हाँ, पुरानी बातें भुला दी। दोनों बैठे हुए थे, तभी बेक का फोन बजते रहता है और कोई तो रीजन था कि अब बेक जो के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती। जो पता करना चाहता था आखिर क्यों, और वो बेक का पुराना फोन आखिरकार निकाल लेता है और फिर से वो उसका पीछा करने लगता है। लेकिन अचानक बेक पीछा करते हुए उसे पकड़ लेती है और उसे पूछती है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। जो साफ साफ उसे कहने लगता है कि तुम आजकल लेट आती हो, कोई हमेशा तुम्हें टेक्स्ट करते रहता है, तुम बदल गई हो, तुम किसके साथ सो रही हो, अपने थेरेपिस्ट के साथ। बेक मना करती है। जो पूछता है फिर ये फॉक्स कौन है। बेक कहती है ये मेरी फ्रेंड एमा फॉक्स है। फिर वो उसे कहती है कि मुझे छूना मत, मैंने कह दिया था कि अगर तुमने मेरा फोन देखा तो हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो जाएगा। सेशन हो जाने के बाद डॉक्टर उसे दूसरे सेशन के लिए टाइम देते हैं, लेकिन जो कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो डॉक्टर के लिए बाहर इंतजार करता है और उसके हाथ में चाकू था। डॉक्टर के जाने के बाद वो डॉक्टर के लैपटॉप में से बेक के थेरेपी सेशन को सुनने लगता है। सेशन के दौरान बेक बोलती है कि पीच के साथ जो कुछ भी हुआ, बेंजामिन के साथ या फिर मेरे डैड के साथ, मैं अभी भी उन सारी चीजों से निपटी नहीं हूँ और मैं जो के साथ मजे कर रही हूँ, इसलिए मुझे उसे देखकर गुस्सा आता है। मुझे अपने लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अगर जो मुझसे सच में प्यार करता है तो वो ये समझता और वो मुझे जाने देगा। जो सारा सच जाने के बाद मन बना लेता है कि वो बेक को जाने देगा, वो उसे रोकेगा नहीं। वो उसका पुराना फोन तोड़ देता है जिससे कि वो अपनी गर्लफ्रेंड पर जासूसी करता था। वो बेक से मिलने के लिए जाता है और उसे सॉरी कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा स्पेस दूंगा। फिर वो उसे गुड बाय कहता है और वो बाहर निकलता है और बेक के ख्यालों में ही डूब जाता है, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार जो करता है और उसकी बुरी आदतों को भी काफी पसंद करता है। फिर वो डॉक्टर के साथ दूसरे सेशन के लिए मिलता है जो कहता है कि मुझे प्यार समझना है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर लोगों को समझ आ गया होता प्यार क्या होता है तो मेरा तो धंधा चौपट ही हो जाएगा। हर किसी के लिए प्यार के मायने अलग अलग होते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट। फिर जब वो घर वापस आता है तो उसे कैरन मिलती है जो उसका रास्ता रोक लेती है और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। वो जो को आई लव यू कहती है और हंसती है और कहती है मैं मजाक कर रही थी, इतना टेंशन मत लो। फिर वो बेक को याद करने लगता है और उसे कैंडिस नजर आती है जो उसे कहती है कि उस लड़की को अकेला छोड़ दो, वरना उस लड़की की हालत भी मेरी जैसी होगी। अब जो और कैरन एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। दोनों काफ़ी अच्छा वक्त बिताते हैं। जो जानता है कि कैरन परफेक्ट तो नहीं है लेकिन वो अच्छी है। अब तो जो को बेक की उतनी याद भी नहीं आती। उसे एक आर्टिकल से पता चलता है कि बेक ने अपने दोस्त पीच पर एक ऐसे लिखा था और वो वायरल हो गया। इसी वजह से बेक को एक बुक की डील भी मिली है और बहुत लोगों के हिसाब से उम्मीद की जा रही है कि बेक आगे चलकर बहुत अच्छी राइटर बनेगी। बेक अपने दोस्तों से मिलती है और वो अपने कमेंट्स पढ़ रही थी। लोग उसे ओवररेटेड बोल रहे थे। लिन उसे समझाती है इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देने। ब्लाइथ वहां आती है और वो बेक से जेनिस के बारे में बात करती है। लिन पूछती है ये कौन है। बेक बताती है वो मेरी एडिटर है। लिन वहां से उठकर चली जाती है क्योंकि वो थोड़ा अलग फील कर रही थी ब्लाइथ के आने के बाद। फिर ब्लाइथ भी कमेंट्स पढ़ने लगती है और लोगों का मानना है कि बेक ने वो किताब नहीं लिखी। ब्लाइथ बेक को समझाती है कि तुम्हें फिलहाल इन डिस्ट्रैक्शंस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने फोन से दूर रहो। वो उससे उसका फोन मांगती है और ब्लाइथ उसका फोन लेकर उसके फोन से इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर अनइंस्टॉल कर देती है। बेक कहती है इतने समय के लिए मैं सोशल मीडिया से दूर नहीं रह सकती। ब्लाइथ उसे समझाती है कि तुम कोई बहुत बड़ी राइटर नहीं हो, बिना सोशल मीडिया के तुम जिंदा रह लोगी। फिर वो उसका इंटरनेट का वायर भी काट देती है और वो सोचने लगती है कि आखिर वो रिसर्च कैसे करेगी। बेक को अचानक जो की याद आ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर वो कैरन के साथ कैसा होगा। ब्लाइथ उसे समझाती है कि इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान न देकर तुम्हें लिखना चाहिए। जो अगले दिन फिर से डॉक्टर निक्की से मिलता है और जो अपनी कहानी बताते रहता है, लेकिन डॉक्टर उसे बोलते हैं कि समय हो गया है, अगले हफ्ते हम लोग फिर से मिलेंगे। बाहर आता है तो देखता है कि बेक सोशल मीडिया पर नहीं थी, जिससे कि वो टेंशन में आ जाता है क्योंकि अब वो क्या करेगा, क्योंकि अभी भी वो कहीं ना कहीं बेक के बिना रह नहीं सकता। यहाँ बेक अपने राइटिंग पर ध्यान देती है लेकिन उसका डिस्ट्रैक्शन होता है सोशल मीडिया और उस पर वो कैरन को स्टॉक करने लगती है। जो आर्टिकल पढ़ता है और सोचने लगता है कि अगर पीच नहीं मरी होती तो बेक को सक्सेस नहीं मिलता और बेक को तो जो को थैंक यू बोलना चाहिए। तभी वो देखता है कि ईथन और ब्लाइथ अब लिव इन में रहने का डिसाइड करते हैं। दोनों ही बहुत खुश हैं।
जो और कैरन पाको और क्लॉडिया के साथ डिनर करने का सोचते हैं, लेकिन क्लॉडिया वहां पर आती है और वो काफी नशे में थी। और जब कैरन उसे कहती है खुद को शांत रखो और डिनर करो, तो क्लॉडिया गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है, जिससे कि डिनर का माहौल खराब हो जाता है और इसके लिए वो जो से माफी मांगती है। और अब उसे बाहर जाकर आइसक्रीम खाने का मन हो रहा था। जब वो लोग दोनों बाहर जाते हैं तो बेक की नजर उन दोनों पर पड़ती है और जो को देखकर उसका चेहरा खिल उठता है। वो जो को देखती है और उसे मिलती है। बेक उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कैरन कहने लगती है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, यहाँ से चलते हैं ना, और दोनों चले जाते हैं। फिर बेक उसे मैसेज करती है, कहती है कि लड़की अच्छी है, लेकिन मैसेज देखकर जो को लगने लगता है कि अब जब वो कैरन के साथ है तो उसे बेक का नंबर डिलीट कर देना चाहिए। थेरेपिस्ट से बात करते वक्त दोनों कहने लगते हैं कि उन्हें अच्छा लगा कि वो दोनों वापस एक दूसरे को टेक्स्ट करने लगे हैं। वो दोनों टेक्स्ट के जरिए एक दूसरे से काफी बातें करना स्टार्ट कर चुके थे। बेक कहने लगती है कि कैरन की लाइफ सिर्फ दिखावा है और जो को ये सब पसंद नहीं है, पता नहीं आखिर वो उसके साथ क्यों है। थेरेपिस्ट उन दोनों को समझाते हैं कि ऐसे करने से उन दोनों का रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए बेक को उन दोनों को छोड़ देना चाहिए। और वो जो को भी समझाते हैं कि तुम्हें भी उसे टेक्स्ट करना बंद करना चाहिए। फिर देखते हैं कि ईथन और ब्लाइथ एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। जो सामान लेकर वहां पहुंचता है तो वहां पर बेक भी पहुंच जाती है और फिर से वो दोनों मिलते हैं और दोनों मिलकर सारे सामान को सेट करने लगते हैं। काम करने के बाद दोनों बाहर बैठकर बियर पीते हैं और बेक उससे उसके और कैरन के रिश्ते के बारे में बात करती है, जो कि उसे फेसबुक से पता चला, और वो उसे बेब कहकर चिढ़ाती है, जो कि अक्सर कैरन जो को बुलाती है। जो जब घर पहुंचता है तो वो देखता है कि क्लॉडिया की हालत बहुत खराब थी। कैरन उसे संभाल रही थी। ओवरडोज होने के वजह से क्लॉडिया का ये हालत हुआ और वो लोग इसे हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते, वरना क्लॉडिया की नर्स की नौकरी चली जाएगी। कैरन को डर है कि कहीं पाको अपनी माँ को इस हालत में ना देख ले, इसीलिए जो क्लॉडिया को लेकर अपने बुक स्टोर के बेसमेंट में आ जाता है और वहीं पर कैरन क्लॉडिया का इलाज करती है। क्लॉडिया को बाद में जब होश आता है तो वो चिल्लाने लगती है और ये सब देखकर जो को बेंजामिन और बाकी लोग याद आने लगते हैं जिससे उसने यहाँ मारा था, और वो पैनिक करने लगता है। वो घर आकर पाको का ख्याल रखता है और उसे झूठ बोलता है कि उसकी माँ स्पा गई हुई है, और वो उसे कहता है कि तुम फिलहाल बिस्तर पे जाके सो जाओ, लेकिन उससे पहले तुम ब्रश कर लो। कुछ समय के बाद वो बेसमेंट पहुंचता है और वो क्लॉडिया के लिए बर्फ लेकर आया था, लेकिन उसकी हालत तो और भी ज्यादा खराब थी। अगले दिन रॉन बुक स्टोर पहुंचता है क्लॉडिया को ढूंढते हुए। जो कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ है। रॉन उसे धमकाता है, कहता है मुझे पता है कि तुम्हें पता है वो कहाँ है। जो उसे मारने का सोचता है। उसके टेबल के नीचे एक बंदूक था, लेकिन वो सोचता है कि एक ऑफिसर को मारना गलत होगा, वो पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो कुछ नहीं करता। रॉन वहां से चला जाता है। शाम के समय उसे बेक का मैसेज आता है जो उसे कल बुला रही थी। वो खुद को कंट्रोल करता है कि उसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो रिप्लाई कर देता है कि हाँ वो मिलेगा। अगले दिन दोनों मिलते हैं और बेक उसे अपना राइटिंग लेकर उसे कुछ सजेशंस मांगती है। कहती है कि मैं अगली कहानी एक मेल पर्सपेक्टिव से लिखना चाहती हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जो फिर से उससे अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन वो खुद को बहुत कंट्रोल करता है, पर बेक उसके करीब आते ही रहती है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो कहता है कि हमसे गलती हुई है और वो दोनों ही कहते हैं कि इसके बाद हम लोग ये कभी नहीं करेंगे, मगर ये तो बस कहने की बात है। दोनों हर जगह शुरू हो जाते हैं। वो लोग डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट भी कैंसिल करते हैं। जो घर पहुंचता है तो पा को जोर देकर पूछता है कि आखिर मेरी माँ कहाँ है, इतने दिन से वो गायब है। जो समझाता है कि तुम्हारी माँ जहाँ है ठीक है, मुझ पर भरोसा रखो, मगर पा को गुस्सा हो जाता है। तो जो उसे समझाता है कि मेरी मॉम भी इसी तरह बिना बताए गायब हो जाया करती थी, शायद तुम्हारी माँ कोई प्रॉब्लम से निपट रही होगी, तुम चिंता मत करो, वो घर लौट आएगी। पाको कहता है कि मेरी मॉम मुझे कभी बिना गुड बाय बोले नहीं जाती। ये सुनकर जो उसे क्लाउडिया के पास ले जाता है और पाको अपनी मॉम को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होता है। वो अपनी मॉम को गले लगा लेता है। कैरन जो से कहती है कि तुम फिलहाल पाको को लेकर घर जाओ। थोड़ी देर के बाद हम लोग ईथन के घर के हाउस वार्मिंग पार्टी में जाएंगे। पार्टी में जो ब्लाइथ के बकवास को सुन नहीं पा रहा था। फिर आखिर में वहां पर बेक भी पहुंच जाती है और वो कैरन से मिलती है। फिर ईथन जो को मदद के लिए बुलाता है, कहता है बॉटल उठाने में मदद करोगे, मुझसे तो टूट ही जाता है। जो सोचता है कि अगर वो दोनों लड़कियों को अकेला छोड़ देगा तो ये दोनों पक्का उसके बारे में ही बात करेंगे, मगर उसके पास ऑप्शन ही क्या था। वो चला जाता है और उसके जाते ही
जो उसने सोचा था वैसा ही होता है। दोनों लड़कियां जो के बारे में ही बात करने लगती है। कैरन बताती है कि जो काफी अच्छा इंसान है, मैं जब भी उसे पाको के साथ देखती हूँ मेरा दिल भर आता है, वो जिससे भी प्यार करता है उसके लिए कुछ भी कर सकता है। बेक इमोशनल हो जाती और कहती है मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। फिर वो चली जाती है। जो ये नोटिस करता है और वो बेक से मिलने के लिए जाता है। बेक कहने लगती है कि तुम मेरे लिए काफी अच्छे हो, तुमने मेरी बहुत मदद की, मेरी लाइफ बदल गई, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। तुम्हें एक ऐसी लड़की के साथ होना चाहिए जो परफेक्ट हो। कुछ दिन के बाद देखते हैं क्लॉडिया ठीक हो जाती है और उसके लिए वो जो और कैरन को थैंक यू कहती है। अगले दिन जो कैरन से कह देता है कि कैरन बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन शायद उन दोनों के बीच में कुछ तो मिसिंग है। कैरन नाराज हो जाती है ये सोच करके कि जो उसे ब्रेकअप कर रहा है। वो अपना सामान पैक करने लगती है और जो पूछता है क्या तुम गुस्सा नहीं हो? वो कहती है हम दोनों एडल्ट्स हैं और गलती तो हमसे भी हो सकती है। मुझे भी शुरू से लग रहा था कि हम दोनों के बीच में कुछ तो कमी है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। कैरन के जाने के बाद जो भागते हुए बेक से मिलने जाता है और ये मोमेंट किसी फिल्म जैसा लग रहा था। वो उसके घर के सामने चिल्लाने लगता है और वो पत्थर फेंकता है जिससे कि बेक के खिड़की का कांच टूट जाता है। जो कहने लगता है कि तुमने जो पार्टी में कहा था वो सही है, लेकिन ये भी सही है कि इंसान को उसी के साथ रहना चाहिए जिसके साथ उन्हें रहना है, चाहे वो कैसा भी हो, परफेक्ट हो या बेकार। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तुम बस ये बोलो कि तुम मुझे चाहती हो। वो कहती है हाँ मैं तुम्हें चाहती हूँ, अब अंदर आओ। अंदर आकर वो दोनों मस्ती करते हैं और फिर जब वो घर पहुंचता है तो रॉन उसे मिलता है और उसे थैंक यू कहता है क्लॉडिया की मदद करने के लिए। रॉन वापस आ चुका था। क्लॉडिया खुश तो नहीं लग रही थी, लेकिन क्लॉडिया जो से कहती है कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसमें रॉन की गलती नहीं है। जो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें इस इंसान की जरूरत नहीं है, इससे दूर रहो, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। पाको बहुत गुस्सा हो जाता है ये जान करके कि कैरन चली गई, यहाँ तक कि वो भी अपना जॉब बदल चुकी है। जब उसे पता चला कि रॉन वापस आ गया, एक शाम कैरन बेक से मिलती है और वो उसे थैंक यू कहती है जो का असली चेहरा दिखाने के लिए। बेक पूछती है और उसका असली चेहरा क्या है? कैरन बोलती है कि यही कि वो धोखेबाज है। तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम कैंडिस के जगह ले पाओगी। पता नहीं वो कौन है, लेकिन आज भी वो जो के दिल में रहती है। बेक कहती है कि तुम सिर्फ अपनी दिल की भड़ास निकाल रही हो, मुझे चलना चाहिए। कैरन कहती है जो ने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो तुम्हारे साथ भी करेगा, और शायद वही चीज उसने कैंडिस के साथ भी किया था। जब तक तुम दोनों एंजॉय कर सकते हो कर लो। फिर वो चली जाती है और बेक को जो का कॉल आ रहा था। जो अपने सपनों में कैंडिस को देखता है और अचानक अपनी नींद से जाग जाता है और वो अपने बगल में बेक को सोया हुआ देखता है। वो राहत की सांस लेता है कि बेक ने कुछ देखा नहीं, लेकिन जैसे ही वो सोता है बेक की आंखें खुल जाती है। अगली सुबह वो लोग पजल सॉल्व कर रहे थे, फिर वो लोग अचानक जो की एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात करना चाहती है। एक तो कैरन है और दूसरी का नाम उसे याद नहीं आ रहा। जो मन ही मन सोचता है कि बेक को सब कुछ पता है, वो बस नाटक कर रही है। वो उसे जवाब देता है कि तुम्हारे लाइफ में कुछ लोग इसीलिए आते हैं ताकि तुम्हें ये पता चले कि कौन तुम्हारे लिए परफेक्ट है और कौन नहीं। जो जानता है कि बेक इतनी आसानी से चुप बैठने नहीं वाली और वो कैंडिस के बारे में और भी सवाल पूछेगी, इसीलिए वो डॉक्टर से मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स करता है। और वहाँ उसे पता चलता है कि डॉक्टर की भी वैसे ही कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर उसे उसके सपनों के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर उसे बताते हैं क्योंकि तुमने खुद को अपने पास्ट में कैद करके रखा है, इसलिए तुम्हें वो सारे सपने आ रहे हैं। वैसे वो सपने है किसके? वो जो भी है तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा। फिर फ्लैशबैक में देखते हैं कैंडिस एक नए घर में शिफ्ट हो रही थी और वो अपने बैंड मेंबर से कहने लगती है जल्दी जल्दी काम करने। जो वहां पर आता है उसकी मदद करता है और कैंडिस उसे अपने बैंड परफॉर्मेंस देखने के लिए इनवाइट करती है। यहाँ प्रेजेंट में बेक और उसकी दोस्त कैंडिस के फोटो को सोशल मीडिया पर देख रहे थे और वो लोग उसके फोटो का मजाक उड़ाते हैं। और अनिका कहती है कि आखिर ये लड़की 1 साल से गायब क्यों है। लिन कहती है कि वैसे भी तुम्हें इस लड़की से करना क्या है, ये तो इटली चली गई है। एक आदमी वही था जो उन लोगों की बातें सुन रहा था। अनिका अपने दोस्त को समझाती है कि तुम्हारा इतना अच्छा करियर है, इतना अच्छा बॉयफ्रेंड है, सब कुछ इतना अच्छा तो है, तुम इन सब झमेले में क्यों पड़ रही हो। वो आदमी उन्हें देखे ही जा रहा था। लेन उस आदमी से पूछने लगती है आओ हमारे साथ बैठकर चाय पियो। अरे अरे शर्माओ मत। लेकिन वो आदमी वहां से चला जाता है। तब वो दोनों बेक को बताती हैं कि असल में वो आदमी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। दरअसल पीच के फैमिली ने उसे हायर किया था सच का पता लगाने के लिए कि आखिर पीच की मौत हुई कैसे। इसके बाद वो दोनों दोस्त चली जाती हैं और बेक देखती हैं कि ईथन फेसबुक पर कैंडिस का फ्रेंड था, इसलिए वो उसे मिलने जाती है और उसे कैंडिस के बारे में पूछती है। ईथन उस बारे में बात नहीं करना चाहता। कहता है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो जाने के बाद जो की हालत बहुत खराब हो गई थी और वो 1 हफ्ते के लिए कहीं और ही चला गया था।
फिर जब वो वापस आया तो वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हो गया। उसके बाद वो तुमसे मिला और उसकी जिंदगी जिसमें अंधेरा था उसमें रोशनी आ गई और वो इतना खुश रहने लगा जो वो पहले नहीं था। इसलिए अब तुम्हें उस लड़की को भूल जाना चाहिए जो कैंडिस का सामना करना चाहता था। इसीलिए वो सीलिंग में से एक एनवेलप निकालता है। फ्लैशबैक में देखते हैं क्रिसमस के समय जो कैंडिस को एक गिफ्ट देता है, उसका फेवरेट बुक, जिससे कि कैंडिस खुश हो जाती है। उस एनवेलप में वही किताब था और उसमें कुछ पन्ने फटे हुए थे। देखते हैं कैंडिस अपने फोन में कुछ ज्यादा ही वक्त बिताती थी और जो से कहती है कि मेरा भाई मुझे बार बार मैसेज करता है। लेकिन जो एक दिन उसका फोन चेक करता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है, मैं जानता हूँ। उन दोनों के बीच दिन पर दिन झगड़ा बढ़ते ही जा रहा था। कैंडिस एक पार्टी में जाती है जो से झगड़ा करने के बाद, लेकिन जो भी वहां पहुंच जाता है और कैंडिस एलाइजा नाम के लड़के से मिलती है। दोनों गाड़ी में इंटीमेट होने लगते हैं। यहाँ जो उस किताब को ठीक करके वापस बेचने के लिए रख देता है, वो भी डिस्काउंट में। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर बेक कैंडिस के बारे में और भी पता करते रहती है और आखिर में उसे मैडी दिखती है एक फोटो में और वो याद करती है कि पार्टी में उस दिन उसे मैडी दिखी थी। वो पता करती है आखिर मैडी रहती कहाँ है और फिर वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं और फिर कैंडिस के बारे में बात करते हैं। बेक पूछती है कि आखिर जो और कैंडिस के बीच में हुआ क्या था। मैडी बताती है ऐसे सुनने को मिला कि कैंडिस ने जो को चीट किया और सच कहूँ तो कैंडिस वैसी ही थी और फिर अचानक वो गायब हो गई। वो आगे बताती है कि उसका सिर्फ एक ही भाई है और उसकी भी अलग अलग कहानियां हैं। जैसे वो सोचता है कि उसकी बहन कैंडिस मर गई है, लेकिन इसके बावजूद बेक नहीं रुकती और वो कैंडिस के बारे में और भी रिसर्च करती है और उसे एक म्यूजिक कंपनी प्लम चैपल रिकॉर्ड के बारे में पता चलता है और उसी म्यूजिक कंपनी के वेबसाइट से उसे पता चलता है एलाइजा कौन है। देखते हैं फ्लैशबैक में एक दिन जो एलाइजा को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाता है। वो सीधा उससे कैंडिस के बारे में पूछता है कि आखिर वो उसके साथ क्या कर रहा है, क्या उसे लड़कियों के साथ खेलना पसंद है। एलाइजा कहता है मुझे नहीं पता था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, वो मुझे तेरे बारे में बता ही नहीं। जो कुछ नहीं बोलता। दोनों हैंडशेक करते हैं, ये बोल करके सब कुछ ठीक है। एलाइजा फिर इसके बाद कैंडिस के बारे में बुराई करने लगता है, कहता है कि जब से वो मुझसे मिली है वो मेरे पीछे ही पड़ गई है। लेकिन एक बात समझ ले, ऐसी लड़कियां किसी की नहीं होती। जो वहां से जाने लगता है लेकिन तभी वो एलाइजा को बिल्डिंग से धक्का देकर गिरा देता है जिससे कि वो मर जाता है, जो अभी भी उसी बिल्डिंग पर खड़ा था। बेक पढ़ती है कि एलाइजा की मौत को मर्डर नहीं कुछ और ही बताया गया था। फिर उसे जिमी नाम के लड़के का पता चलता है, कैंडिस का भाई, जो फिलहाल एक साइकेट्रिक सेंटर में है और वो वहाँ पेशेंट है। वो सेंटर कॉल करती है और झूठ बोलती है कि वो कैंडिस बोल रही है और एक औरत उसे बताती है कि जिमी तो 6 महीने पहले ही मर गया। बेक निराश हो जाती है, उसे लगा था कि जिमी की मदद से वो कुछ पता कर पाएगी, लेकिन ये रास्ता भी बंद हो गया। शाम को जो घर वापस आता है तो बेक उसे साफ साफ पूछ लेती है कि आखिर कैंडिस के साथ क्या हुआ था। मैंने पता किया कि वो इटली नहीं गई, उसका सोशल मीडिया बिल्कुल इनएक्टिव है। क्या हुआ था? मैं मैडी से भी मिली और उसने बताया कि कैंडिस ने तुमसे चीट किया और जिस लड़के के लिए उसने चीट किया वो लड़का बिल्डिंग से गिरकर मर गया। फिर कैंडिस गायब हो गई और कैंडिस के भाई को लगता है कि कैंडिस मर गई। जो कहता है हाँ, और तुम्हें लगता है कि मैंने कैंडिस को मारा होगा। जो उसे समझाता है जिमी पागल था, इसीलिए उसे साइकेट्रिक सेंटर भेजा गया। वो अपनी बहन का गुस्सा मुझ पर निकालता था। जो उसे कैंडिस का इंस्टा अकाउंट दिखाता है कि वो अभी भी इटली में है और वो अपना नाम बदल के रह रही है। वो हमेशा से ही अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। बेक ये देखकर अपना सिर पकड़ लेती है और कहने लगती है पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं तुम पर शक करने लगी, मुझे माफ कर देना। मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे क्योंकि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। एलाइजा को मारने के बाद जो बुक स्टोर के असली ओनर मिस्टर मूनी के घर जाता है और वो जो को समझाते हैं कि जब तक तुम किसी को बताओगे नहीं, किसी को कुछ पता चलेगा नहीं, तुम्हारी लाइफ अभी भी खत्म नहीं हुई। वैसे भी कुछ लोगों को मर जाना चाहिए। यहाँ प्रेजेंट में जो बेक को मिस्टर मूनी से मिलाने के लिए ले जाता है, जो अब चल नहीं पाते और बस अपने सोफे पर बैठे रहते हैं। 1 साल पहले उन्हें स्ट्रोक आया था। जो बताता है कि मैं जब पाको की उम्र का था तब से मैं इनके साथ रह रहा हूँ, यही मेरे परिवार हैं, इनकी हालत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। जब कैंडिस के साथ मेरा ब्रेकअप हुआ था तो मैं इनसे कई दिनों तक मिलने नहीं आया और जब मैं आया तो इनकी ये हालत हो गई थी। बेक उस पर यकीन करती है और उसे गले लगाती है और उसे संभालती है। कहती है कि मिस्टर मूनी को जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। फिर दोनों घर वापस जाते हैं तो बेक को एक मैसेज आता है और बेक कहती है ये उसकी फ्रेंड एमा फॉक्स का मैसेज है, जो उसे बार बार परेशान कर रही है क्योंकि वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो रही है।
मगर जो मन ही मन सोचता है कि मैंने सोशल मीडिया पर हर जगह देख लिया तुम्हारी कोई एमा फॉक्स नाम की दोस्त नहीं है, लेकिन उम्मीद करता है कि वो कैंडिस की तरह उसे धोखा नहीं देगी। बेक को उसके घर छोड़ने के बाद वो बुक स्टोर जाता है और टेबल के नीचे से बंदूक ले लेता है और अपना चेहरा ढककर वो डॉक्टर निकी पर हमला करता है और उसका फोन चेक करता है, जिसमें वो देखता है कि डॉक्टर ने बेक को लगातार कॉल किया होता है। फिर वो उन दोनों के मैसेज पढ़ता है, पता चलता है दोनों एक दूसरे को कई महीनों से डेट कर रहे हैं, मतलब कि जो हमेशा से सही था, बेक अपने थेरेपिस्ट को डेट कर रही है। फिर वो मूनी के बातों को याद करता है, कुछ लोगों को मर जाना चाहिए, लेकिन बेक भी उसे समझाई थी कि जो कभी ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए जो उसे छोड़ देता है और वापस घर आता है और वो बेक से पूछता है कि मैं तुमसे बस आखिरी बार पूछूंगा, क्या तुम थेरेपिस्ट को डेट कर रही थी? वो कहती है हाँ। जो को लगने लगता है क्या बेक कभी उसे प्यार करती भी थी? वो पागल की तरह उसकी मदद करता रहा, उसे प्यार करता रहा। बेक कहती है कि इस दुनिया में वो जो से सबसे ज्यादा प्यार करती है, लेकिन वो बहक गई थी। वो फिर जो को आई लव यू कहती है। जो मुस्कुराता है और वो भी उसे आई लव यू कहता है। फिर अगली सुबह जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया था, जो बाहर जाता है और बेक अपने दोस्तों से बात करती है। तभी पाको एक सामान लौटाने के लिए आता है, क्योंकि अभी जो घर पे नहीं था और पाको जो को अवॉइड कर रहा था। बेक उसे समझाती है कि पता नहीं तुम दोनों के बीच क्या हुआ, लेकिन वो तुम्हारी बहुत फिक्र करता है। पाको कहता है मैं बस ये लौटाने के लिए आया था, क्योंकि मेरे बाथरूम के सीलिंग में ये रह गया था। फिर बेक जब वॉशरूम में जाती है तो वो वहाँ सीलिंग की तरफ देखती है और उसे वहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स मिलता है। मुझे लगता है बेक को ये नहीं करना चाहिए था, और जैसे ही वो बॉक्स खुलती है उसे लड़कियों के अंडरगारमेंट्स, एक डायरी जिसमें बेक लिखा हुआ था, उसका पुराना फोन, कैंडिस का नेकलेस, बेंजामिन का फोन, पीच का फोन, ये सब कुछ मिलता है, जिसे देखकर वो डर गई थी। और उसे एक और छोटा सा डब्बा मिलता है जिसके अंदर दांत होते हैं, और ये देखकर तो वो अंदर से हिल जाती है। जो घर वापस आता है, लेकिन वो खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है और बॉक्स रखने के बहाने कहती है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। उसके उंगली में कट आ गया था। वो बाहर आती है तो जो उसका कटा हुआ उंगली देखता है, कहता है तुम घबराओ मत, यहीं बैठो, मैं आता हूँ। वो वॉशरूम जाता है फर्स्ट एड लेने के लिए, लेकिन तभी उसे फ्लोर पर एक दांत मिलता है। सीलिंग ठीक से लगा हुआ भी नहीं था और जो समझ जाता है बेक को सब कुछ पता चल चुका है। वो जैसे ही भागने वाली थी, जो दरवाजा बंद कर देता है। फ्लैशबैक में देखते हैं कैंडिस जो को छोड़कर जाना चाहती थी। जो उसे कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे और एलाइजा के बीच में क्या हुआ, मुझसे बस ये कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वो चिल्लाकर कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार कभी नहीं करती थी। प्रेजेंट में जब बेक को होश आता है तो वो बुक स्टोर के बेसमेंट में जो ग्लास का केज है उसके अंदर वो कैद होती है। फिर एक फ्लैशबैक में देखते हैं जब जो बेसमेंट में किताबों को अरेंज कर रहा था, लेकिन ये देखकर मिस्टर मूनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जो को पीटते हैं और उसे कहते हैं कि तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो, तुम्हारी यही सजा है कि तुम यहीं बंद रहोगे। इधर प्रेजेंट में बेक उस पिंजरे में बंद होती है। वो कांच को पीट रही थी। जो उसके सामने आता है और बेक उसे पूछती है आखिर तुम ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो और तुमने मुझे मारा। जो उसे कहता है मैं नहीं चाहता था कि तुम चीखो और चिल्लाओ। वो उसे समझाता है कि ये बस थोड़ी देर के लिए है। बेक पूछती है कितने दिन तक तुम मुझे यहाँ रखोगे, तो वो कहता है मुझे खुद नहीं पता, मैं बस जानना चाहता हूँ कि मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ या नहीं। बेक उससे पूछती है उस बॉक्स में क्या था, क्या तुमने ही बेंजामिन और पीच को मारा। जो कहता है मुझे ऐसा लगता है तुम्हें सच पता है। जो वहां से चला जाता है ये कहकर कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो बस चीखती रहती है। वो वापस ऊपर आता है और सोचने लगता है कि बेक को दुनिया से छुपाना जरूरी है, और वो उसके फोन में देखता है कि उसकी दोस्त बेक को मैसेज कर रही थी कि आखिर वो है कहाँ, वो पूरे दिन से गायब है। जो बेक के मैसेज कर देता है कि वो थेरेप्यूटिक रिट्रीट में गई हुई है और वो वापस लौटेगी तब मिलेगी। जब जो घर वापस आता है तो देखता है कि अपार्टमेंट के बाहर में पुलिस पहुंच चुकी थी और क्लॉडिया घायल हालत में एम्बुलेंस के अंदर थी। जो ऑफिसर को बताता है कि ये औरत मेरी पड़ोसी है और जिसने इसका ये हाल किया है वो जरूर रॉन है। ऑफिसर कहती है मुझे पता है रॉन कौन है, कि रॉन आराम से घूम रहा था। जो पूछता है कि आपने उसे अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, तो ऑफिसर कहती है क्योंकि उसने कहा ये एक्सीडेंट था। जो पूछता है कि उस औरत का बेटा भी अंदर होगा। ऑफिसर कहती है अंदर तो कोई नहीं था। वो वापस बेसमेंट में आता है और बेक को बताने लगता है कि बेंजामिन एक मर्डरर था, उसने एक लड़के को मार डाला था, वो पागल आदमी था और वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा था, और पीच भी तुम्हारे लिए पागल थी, वो तुम्हें किसी तरह हासिल करना चाहती थी। उसके लैपटॉप से मुझे ये मिला, वो तुम्हें फंसा रही थी, और देखो उसके जाने के बाद तुम कामयाब
कामयाब हो गई, तुम्हारा आर्टिकल पब्लिश हुआ और ये सब तो हमारे प्यार की निशानी है और इसे ही तो पागलपन कहते हैं, यही तो प्यार है। मुझे पता है ये बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मुझसे मिलने के बाद तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी हो गई है। बेक निकाले हुए दांत की तरफ देख रही थी। जो कहता है ये बेंजामिन की है, मुझे उसकी बॉडी जलानी पड़ी और पीच मुझे मारना चाहती थी और मैंने उसे सेल्फ डिफेंस में मारा। बेक रोने लगती है और उसे अब जो से डर लग रहा था और उसे कहती है मुझे नुकसान मत पहुंचाना। जो वहां से चला जाता है और कुछ समय के बाद बेक जब सो रही होती है तो जो उसके लिए बहुत सारा सामान लेकर आया था और पिंजरे के अंदर वो उसे रख रहा था ताकि बेक अपने राइटिंग पर ध्यान दे पाए, और वो उसके लिए एक चादर भी लाता है। लेकिन तभी बेक उठ जाती है और जो जल्दी से दरवाजे को लगा देता है और वो बेक से कहता है कि तुम्हें यहाँ कंफर्टेबल करने के लिए मैंने सारी चीजें तुम्हारे हिसाब से अरेंज कर दिया है। वो आगे बताता है कि मिस्टर मूनी अक्सर यहाँ पर मुझे पहले बंद करके रखते थे कानून और नियम सिखाने के लिए। मिस्टर मूनी जो को समझाया करते थे कि यहाँ रहते तुम अपने समय को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर दुनिया के अच्छे राइटर्स की किताबें हैं, तुम उसे पढ़कर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हो। जो बेक को भी यही समझाता है कि मेरे लिए ये पिंजरा काफी अच्छा साबित हुआ, तुम्हारे लिए भी वैसा ही होगा। बेक ये सुनकर उसे कहती है मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील होता है। ये सुनकर जो सोचता है पता नहीं ये दया थी या नफरत। खैर जब वो वापस आता है तो देखता है पाको टेबल के नीचे से बंदूक चुरा रहा था। जो उसे कमरे में ले जाता है और उसे समझाता है कि ये कोई खिलौना नहीं है और मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें ये गन क्यों चाहिए। अगर ऐसे भी तुम बच गए तो फिर भी किसी को मारने के बाद तुम्हारी लाइफ पहले जैसी नहीं रहेगी। जो उसे अपने घर की चाबी देता है और कहता है तुम वहां जाकर आराम करो, बाद में मैं तुमसे बात करूंगा। पाको गुस्से में वहां से चला जाता है। जो बेक के दोस्तों से मिलता है और वो उल्टा उन लोगों से पूछता है कि आखिर बेक है कहाँ, वो ठीक तो है, हम दोनों का झगड़ा हो गया था और वो बिना बताए चली गई। तो वो दोनों बताती हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, बेक एक थेरेप्यूटिक रिट्रीट में गई है और वो जहाँ भी है सेफ है। जो राहत की सांस लेता है और नाटक करते हुए बताता है कि बेक अपने थेरेपिस्ट को डेट कर रही थी, जिससे दोनों शॉक हो जाते हैं। अनिका कहती है मुझे हमेशा से लगता था कि तुम दोनों एक साथ रहोगे, तुम दोनों अलग हो गए, मेरा तो प्यार से भरोसा ही उठ गया। जो पूछता है तुम्हें सच में ऐसा लगता था, तो अब वो कहती है कि मैंने कभी बेक को इतना खुश नहीं देखा जितना वो तुम्हारे साथ रहती थी। फिर वो लोग प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के बारे में बात करते हैं जिसको पीच के पेरेंट्स ने हायर किया है सच का पता लगाने के लिए कि उसके साथ असल में हुआ क्या था। इसके बाद जब बेक के साथ वो खाना खा रहा था तो वो उसे पूछता है कि तुमने अभी तक लिखना शुरू नहीं किया। वो कहती है मुझे वो इंस्पिरेशन नहीं मिल रही जो तुमने वादा किया था। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर जो कहता है कि तुम थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हो। जो उसे बताता है कि रॉन ने क्लॉडिया को हॉस्पिटल पहुंचा दिया और अब पाको मुझसे बात नहीं कर रहा। बेक कहती है तुम बहुत अच्छे इंसान हो, अभी भी तुम पाको के बारे में सोच रहे हो। फिर उसे टॉयलेट लगने लगती है और वो अब यहाँ पर बाल्टी में टॉयलेट नहीं करना चाहती। वो जो से कहती है मुझे बाथरूम जाना है। वो उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है तो जो उसकी बात मान लेता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला था जो देखता है कि बेक सीढ़ी की तरफ देख रही थी, तभी उसका मन बदल जाता है। वो दरवाजा नहीं खोलता। बेक गुस्सा हो जाती है लेकिन जो उसे समझाता है कि अगर तुम इस जगह को जेल जैसा मानोगी तो तुम्हें यहाँ पर कैदी जैसा ही महसूस होगा। इस जगह को अपना बनाओ और लिखना शुरू करो। इसके बाद वो टाइपराइटर से लिखना शुरू करती है और वो अपनी ही कहानी लिखती है कि कैसे वो एक प्रिंस चार्मिंग को अपने सपनों में देखती थी कि कोई उसे आएगा और घोड़े पर बैठाकर लेकर जाएगा, लेकिन उसे मिला तो एक मॉन्स्टर। उसके लाइफ में कई लोग आए, कई लड़के आए जो बस उसका फायदा उठाते थे। उसकी दोस्त भी कुछ कम नहीं थी, लेकिन उसके बाद उसे जो मिला और उसे लगने लगा कि कोई इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। जो बेक के फोन से कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहता है ताकि दोस्तों को बेक की कमी सोशल मीडिया पे ना खले। जब वो अपने घर आता है तो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर उसका पीछा कर रहा था। वो अपने घर में पाको को नहीं दिखता तो वो क्लॉडिया से मिलने हॉस्पिटल जाता है, लेकिन उसे भी नहीं पता पाको है कहाँ। और वो उसे पूछती है क्या तुम मुझे जज कर रहे हो, तुम होते कौन हो। तो जो कहता है तुम्हारे बेटे की परवाह करने वाला इस शहर में मैं अकेला हूँ। तुम आखिर उस इंसान को क्यों बचा रही हो जिसने तुम्हारा ये हाल किया, उसने तुम्हारे बेटे को तड़पाया। क्लॉडिया कहती है रॉन के कनेक्शंस ने मुझे धमकी दी है, अगर मैं उसकी बात नहीं मानी तो मैं अपना बेटा खो दूंगी। जो बाहर निकलता है तो वो उसे डिटेक्टिव मिलता है, बताता है कि वो पीच के फैमिली के लिए काम करता है। वो उससे पीच के बारे में बात करता है लेकिन जो स्मार्टली सारे क्वेश्चंस
उसको अवॉइड करता है और कहता है कि वो उसे अच्छे से नहीं जानता था और वो उसके घर भी नहीं गया। लेकिन डिटेक्टिव बताते हैं कि उसके घर में एक आइटम मिला जिसमें हमें एक डीएनए भी मिला और वही ग्लास कंटेनर है जिसमें जो ने टॉयलेट कर दिया था। मगर अब फॉरेंसिक टीम पता कर रही है कि आखिर वो डीएनए है किसका। एक और फ्लैशबैक में जो मिस्टर मूनी से कहने लगता है कि मुझे पता है कि आप मुझे अच्छा बनाना चाहते हैं, इसीलिए आप मेरे साथ ऐसे स्ट्रिक्ट बनने की कोशिश करते हैं। मिस्टर मूनी बोलते हैं कि मैं तुम्हें परफेक्ट इंसान बनाना चाहता हूँ। ये सारे बुक्स पढ़ के तुम जिंदगी जीना सीख जाओगे और अपने पापा की तरह नहीं बनोगे। प्रेजेंट में जो वापस आता है तो बेक उससे माफी मांगने लगती है चिल्लाने को लेकर। जो बताता है कि मुझसे वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर मिला और मुझे पता है कि मैंने जो कुछ भी कहा उसने मेरी बातों पर यकीन नहीं है। फिर वो बेक से कहता है कि मैं प्लानिंग करके मर्डर नहीं कर रहा था, मैं कोई खूनी नहीं हूँ। बेक उसे कहती है मुझे पता है तुम मॉन्स्टर नहीं हो, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, तुम्हें समझने की मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन समझ नहीं पा रही, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो। फिर वो पाको का नाम लेने लगती है, कहती है उसके लिए तुम्हें अच्छा बनना होगा, हम दोनों एक साथ रह सकते हैं, एक साथ कोशिश करेंगे। रॉन क्लॉडिया से मिलने के लिए आता है लेकिन तभी पाको पीछे से बेसबॉल बैट से रॉन पर हमला कर देता है और वहां से भाग निकलता है। रॉन जैसे ही बाहर आता है तो पाको उसे कहीं दिखाई नहीं देता। जो अपने अपार्टमेंट पहुंच जाता है और वहां पर बेसबॉल बैट पड़ा हुआ दिखता है। उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था। इधर गार्डन में पाको छुपा हुआ था लेकिन इससे पहले रॉन पाको को पकड़ लेता, जो रॉन के गले में चाकू से हमला करता है और उसे मार डालता है। फिर वो पाको को समझाता है कि तुम्हें इसके बारे में किसी को नहीं बताना है क्योंकि हमारी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा, कोई नहीं सुनने वाला कि ये तुम्हें मारना चाहता था। हॉल में खून की बूंदें पड़ी हुई हैं, तुम जाकर उसे साफ करो। मैं रॉन के फोन से तुम्हारी माँ को और इसकी दोस्तों को मैसेज करता हूँ ताकि लोगों को ये लगे कि रॉन जिंदा है। मैं इसके बॉडी को ठिकाने लगा दूंगा। अब रॉन तुम्हें नहीं डराएगा, तुम्हारी माँ को मारने के लिए नहीं आएगा। माफ करना तुम्हें ये सब कुछ देखना पड़ा, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। पाको पूछता है क्या बुरे आदमी को मारना सही है? जो कहता है कभी कभार हम जिससे प्यार करते हैं उनके लिए ये करना पड़ता है। अगली सुबह जो जब बेसमेंट पहुंचता है तो वो देखता है बेक लिख रही होती है और वो जो को पढ़ने के लिए देती है और वो काफी खुश लग रही थी। उसके कहानी में वो अपने क्लाइमैक्स में लिखती है कि इन सब के पीछे डॉक्टर निकी थे। उन्हीं के घर में बॉक्स मिला जिसमें के दांत थे और वो जो को समझाती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, अब ये डॉक्टर ही है जो तुम्हें बचा सकते हैं, हम दोनों बच सकते हैं, ये परफेक्ट प्लान है, हम डॉक्टर निकी को फंसा सकते हैं, तुमने मेरे लिए सब कुछ किया, मैं थोड़ी देर के लिए डर गई थी, यहाँ रहकर मुझे समझ आया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हम यहाँ से निकलकर अपनी नई जिंदगी शुरुआत करेंगे और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। जो उसकी बातों में आने लगता है और उसका भी दिल पिघलने लगता है। बेक कहती है काश ये दरवाजा बीच में ना होता तो मैं तुम्हें किस कर लेती, लेकिन पता है कि तुम मुझ पर अभी भी भरोसा नहीं करते। जो बिना वक्त गवाए दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है। दोनों किस करते हैं लेकिन बेक उस पर हमला करके वहीं पिंजरे में बंद कर देती है और उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम एक नंबर के सन की पागल हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं है? जो कहता है लेकिन तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। बेक कहती है वो लाइफ जैसी भी थी वो मेरी थी, मैं नहीं चाहती कि कोई सोशियोपैथ मेरी लाइफ को सुधारे। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम हो, तुम अंदर से टूटे हुए हो, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती, अब यहीं सड़ते रहो। फिर वो जाने लगती है लेकिन दरवाजा लॉक था। तभी पाको वहां आ जाता है। बेक उसे रिक्वेस्ट करती है दरवाजा खोलो, जो पागल हो गया है, वो नीचे है और वो मुझे मारना चाहता है, उसने कई लोगों का खून किया है। पाको जो का सच बाहर आने नहीं देना चाहता, इसलिए वो चुपचाप दरवाजा बंद करके भाग जाता है। बेक जैसे ही नीचे जाती है तो देखती है जो पिंजरे में नहीं था, वो उसके पीछे ही था और बोलता है कि मैं जब यहाँ पहले कैद था मैंने सीख लिया था कि मुझे मेरे पास एक एक्स्ट्रा चाबी हमेशा रखनी है, मैं नहीं चाहता था कि बात यहाँ तक पहुँचे। बेक भागने लगती है और एक हथौड़े से जो पर हमला करती है जिससे कि उसके सिर से खून निकलने लगता है। फिर वो चाबी लेकर दरवाजा खोलने लगती है मगर जो उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। फिर कहानी कुछ समय के बाद शिफ्ट होती है और हम जो के बुक स्टोर में बेथ के लिखे गए किताबों को देखते हैं जो कि बहुत अच्छी बिक रही है। यहाँ ये भी पता चलता है बेक मर गई है और हर जगह न्यूज चैनल में यही खबर चल रही है। जो बोलता है कि बेक ने जो स्टोरी लिखी है उसे हकीकत में लाना मेरा प्लान था, स्टोरी परफेक्ट थी, इसलिए सब मान गए कि इन सब के पीछे डॉक्टर निकी है जो बेक के बॉडी को दफना देता है। और इधर बुक रिलीज होने के बाद पुलिस डॉक्टर को अरेस्ट कर लेते हैं बेक के मर्डर के आरोप में और अब लोगों को लगता है शायद डॉक्टर ने ही बेंजामिन और पीच का भी मर्डर किया होगा। इस किताब को पब्लिश करने वाली ब्लाइथ थी जिसको एक मेल आया था और स्टोरी पढ़कर वो समझ गई कि ये तो बेक की मर्डर की कहानी है, मगर इस कहानी पर सबको यकीन नहीं हुआ जैसे कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। लेकिन इससे जो को फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि उसकी लाइफ तो वापस ट्रैक पर आ चुकी थी और वो देखता है कि क्लॉडिया अपने बेटे के साथ कैलिफोर्निया जा रही है और उसे रॉन के बारे में भी नहीं पता। कहती है कि वो तो अचानक गायब ही हो गया। उसके बेटे की देखभाल करने के लिए वो जो से थैंक यू कहती है। फिर वो जाते जाते पाको को समझाता है अच्छा इंसान बनने के लिए और लाइफ में जो भी बुरी चीजें हुई हैं उसे भुला देने के लिए बोलता है। फिर वो पाको को गले लगाता है और वो दोनों चले जाते हैं। फिर एक दिन जो बुक स्टोर पर काम कर रहा था कि तभी एक लड़की आती है जो का ध्यान खींचती है। वो उसके पीछे जाता है लेकिन ये लड़की कोई और नहीं बल्कि कैंडेस होती है। जो हैरान हो जाता है कि कैंडेस जिंदा है। कैंडेस कहती है हमारे बीच कुछ बातें अधूरी रह गई थी। और इसी के साथ यू सीजन 1 यहीं पर एंड होती है। तो अगले वीडियो में मैं यू सीजन 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।